नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में स्वागत है। आओ ज्योतिष सीखें की इस श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं पाठ 10 और पाठ 10 में आज हम बात करेंगे कर्क राशि एवं कर्क लग्न की। कर्क राशि का एक परिचय, साथ ही साथ कर्क लग्न क्या होती है उसका परिचय भी, राशि और लग्न में क्या अंतर है इसकी जानकारी भी यहाँ पर दी जाएगी। और साथ ही साथ कुंडली में जब कर्क लग्न की कुंडली होती है उसमें कौन से ऐसे ग्रह बन जाते हैं जो पाप फल को देने वाले होते हैं, कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो शुभ फल को देने वाले होते हैं, कौन से ऐसे होते हैं जो राजयोग को देने वाले हैं, कौन से ऐसे होते हैं जो मारक होते हैं, इन सब की यहाँ पर बात की जाएगी ताकि आप अपने बारे में जान सकें किस ग्रह को आपको बल प्रदान करना है और किस को आपको शांत करना है। उन सभी के बारे में आप आसानी से समझ पाओगे। वहीं कुंडली में राशि जो नक्षत्र सहित उनका परिचय दिया जाएगा, इसमें राशि का नक्षत्रों के बारे में, नक्षत्र के अक्षर किस चरण के लिए कौन सा अक्षर है और उसके अधिपति कौन होते हैं, स्वामी कौन होते हैं, उन सभी का विश्लेषण यहाँ पर किया जाएगा। इसलिए धैर्यपूर्वक इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो पूरा ब्रह्मांड है वहां हमने उसको 109 चरण या 109 भाग उसको दिए हैं और 27 नक्षत्र हैं। तो 27 नक्षत्रों से जब उन 108 को विभाजित करते हैं तो हमें कितना मिलता है? तो हमें एक के लिए मिलता है 4। तो एक नक्षत्र के 4 चरण हो जाते हैं। यदि 108 को हम 12 से विभाजित करें तो हमें क्या प्राप्त होता है? जब 108 को हम 12 से विभाजित करते हैं, क्योंकि 12 राशियां होती हैं, तो हमें कितना प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है 9। तो एक राशि 9 भाग या 9 चरण की बनती है और एक नक्षत्र 4 चरण का, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इसी प्रकार से यदि एक राशि का निर्माण नक्षत्र से किया जाए तो वहां पर 2.25 नक्षत्र की एक राशि होती है। तो ये हम समझ चुके हैं। अब आइए समझ लेते हैं कि जो कर्क राशि है, आज हम कैंसर यानी कि कर्क राशि की बात करने वाले हैं, उसमें कौन से नक्षत्र आते हैं और उनके लिए कौन से चरण और उनके स्वामी और उनके अधिपति की यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर पुनर्वसु का 1 चरण, पुष्य नक्षत्र के 4 चरण, आश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण मिलकर कर्क राशि का निर्माण करते हैं। कर्क राशि में पुनर्वसु का 4था चरण उपयोग में आता है। पहले के 3 चरण मिथुन राशि में उपयोग में आ चुके होते हैं, तो उसके बाद जो 4था चरण होता है वह पुनर्वसु का कर्क राशि में उपयोग में आता है। तो पुनर्वसु के 4थे चरण का जो नामाक्षर होगा वह ही से प्रारंभ होगा, ही होगा। और यही पुनर्वसु के स्वामी होते हैं अदिति। अदिति इसके स्वामी हैं और नक्षत्र चरण के जो अधिपति हैं वह गुरु और चंद्रमा होते हैं। देखिए, गुरु और चंद्रमा जब अधिपति हो गए तो वह व्यक्ति को कैसा कर देंगे? वह व्यक्ति को, गुरु ज्ञान है और चंद्रमा क्या है? मन है। तो ज्ञान रूपी मन के साथ में वह उसको एक कल्पना देते हैं, तो वह उस व्यक्ति को काल्पनिक बनाते हैं। बहुत ज्यादा उसके अंदर कल्पना की भावना होती है, बहुत ज्यादा कल्पनाशील होता है ऐसा व्यक्ति, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से अब हम आते हैं पुष्य नक्षत्र। तो पुष्य नक्षत्र के 4 चरण मिलकर कर्क लग्न में उपयोग में आते हैं और यहाँ इसके जो स्वामी हो जाते हैं पुष्य नक्षत्र के, वे हो जाते हैं बृहस्पति। बृहस्पति इसके स्वामी हो जाते हैं और जो पहला चरण है उसका अक्षर हो गया हु अक्षर। और यहाँ पर शनि और सूर्य की युति, या ये कहिए शनि और सूर्य यहाँ पर अधिपति होते हैं दोनों। तो ये दोनों इसको मिला जुला फल क्या देंगे? क्योंकि शनि और सूर्य हैं तो यहाँ पर खुद इनमें विरोधाभास है। तो ऐसे व्यक्ति कैसे होंगे? अस्थिर स्वभाव के होंगे। उनमें क्या होगी? अस्थिरता लाई जाए, अस्थिरता होगी। सूर्य और शनि उसमें अस्थिरता लाएंगे। जिनका नामाक्षर हु है, यानी कि वह पुष्य नक्षत्र के पहले चरण में उनका जन्म हुआ है। चलिए आगे देखिए, आगे दूसरा चरण है और जो पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लेते हैं उनका नामाक्षर होता है, हे से शुरू होता है, हे से प्रारंभ होता है। और यहाँ पर शनि और बुध क्या हो जाते हैं? शनि और बुध इस जो चरण है, इस चरण में ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनका इस चरण में जन्म होता है पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण में, वह बहुत ही, क्योंकि बुध वाणी है और शनि शांत करते हैं, तो यहाँ पर वह व्यक्ति ज्ञान तो है लेकिन उसमें गंभीरता आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे व्यक्ति धीर गंभीर आपको देखने के लिए मिलते हैं।
अब तीसरे चरण की बात करते हैं। जो तीसरा चरण है उसका नामाक्षर होता है हो। शनि शुक्र उसके तीसरे चरण के अधिपति होते हैं। शनि शुक्र दोनों के ही मित्र हैं, नैसर्गिक मित्रता है। तो शनि शुक्र दोनों मिलकर उस व्यक्ति के अंदर इस तरह की भावनाएं देते हैं कि वह अपने जीवन को संतुलित प्रकार से चला सके। वह गुस्सा भी करेगा तो उसे ये पता है कि मुझे कितना गुस्सा करना है, उसे ये पता है कि मुझे कितना हंसना है, कितनी यहाँ पर अपनी बातें बोलनी है, कितनी नहीं बोलनी। बहुत ही ज्यादा समझदार होता है, संतुलित होता है। खाना खाएगा तो इतना खाएगा कि जितना उसके पेट के लिए पर्याप्त है। अधिक खाना इतना नहीं खाएगा कि उसको पेट में दर्द हो जाए। तो वह संतुलित जीवन जीने वाला, संतुलित व्यवहार करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। वहीं जिनका पुष्य नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म होता है उनका नामाक्षर होता है डा। तो डा से शुरू होता है। शनि मंगल यहाँ पर क्या हो जाते हैं, अधिपति हो जाते हैं। और शनि और मंगल जब अधिपति होंगे तो उस व्यक्ति में क्या देंगे, उस व्यक्ति के अंदर आवेश ये भर देते हैं। तो वह ऐसा व्यक्ति कैसा हो जाएगा, आवेश हो जाएगा, उसको बार बार गुस्सा आएगा, उसमें ये बापुन है आवेश की स्थिति बनती है। ऐसे व्यक्ति को बार बार क्या आता है, क्रोध आता है, गुस्सा आता है। देखिए आश्लेषा नक्षत्र पर आते हैं। अब आश्लेषा नक्षत्र के जो स्वामी हैं ये सर्प हैं। और यहाँ पर पहला जो चरण है उसके नाम जो अक्षर होगा, नामाक्षर होगा, वह डी होगा। तो जिनका भी नाम डी से शुरू हो, प्रारंभ हो, जन्म नाम, तो उनका जो आश्लेषा नक्षत्र का पहला चरण होता है उसमें उनका जन्म होता है। अब देखिए बुध और गुरु इसके कौन हो जाते हैं, इसके अधिपति हो जाते हैं। और गुरु और बुध अधिपति हैं। गुरु और बुध जब अधिपति हैं तो ये उस व्यक्ति में क्या है, गुरु क्या है, गुरु ज्ञान है, और बुध क्या है, बुध वाणी है। तो गुरु और बुध मिलकर उस व्यक्ति को साहित्य के प्रति क्या करेंगे, उस साहित्य के प्रति उसकी जिज्ञासा को बढ़ाएंगे। क्योंकि जो बुद्ध है वो बुद्धि भी है, और बुद्धि है खोज भी है, अन्वेषण भी है। तो वह साहित्य के प्रति अन्वेषण होगा। तो साहित्य के प्रति अन्वेषण होगा तो साहित्य के प्रति उसकी खोज को बढ़ाएंगे। और ऐसा व्यक्ति नई नई खोज, साहित्य में नए नए कार्य करता है, साहित्य में उसका रुझान होता है। तो ये पहला चरण है। अब हम देखेंगे कि जो दूसरा चरण है, दूसरे चरण को देखेंगे। दूसरे चरण में जो नामाक्षर हो जाएगा वह डू होगा। और यहाँ बुध और शनि इसी प्रकार से डे, और यहाँ भी बुध शनि। तो हम इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो जिन व्यक्तियों का जन्म दूसरे चरण में होता है उनमें क्या होती है, उनमें महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं और कुछ ना कुछ नया करने की उनके अंदर प्रवृत्ति होती है, खोज प्रवृत्ति होती है, और कुछ बड़ा करने की उनके अंदर इच्छा रहती है। उस इच्छा को पूरा करने के लिए वे अपना पूरा प्रयास भी करते हैं। और यहाँ पर तीसरे चरण में भी इसी तरीके का है। लेकिन साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति जो होगा वह जन कल्याण की भावना उसके अंदर होगी। उसके अंदर जन कल्याण की भावना होगी, जनता की जितनी वह सेवा कर सके और जनता का जितना भला कर सके, दीन दुखियों का जितनी सेवा कर सके, इस प्रकार की भावना ऐसे व्यक्तियों में अधिक देखने को मिलती है। वहीं जो चौथा चरण है उसका अक्षर होता है डो। चौथा चरण है, इसका अक्षर हो जाएगा डो। तो यहाँ पर ये डो अक्षर हो गया। और डो अक्षर ये जो बुध और गुरु यहाँ पर आ जाते हैं तो ये उस व्यक्ति को देशाटन कराते हैं। लेकिन उद्देश्य क्या होता है उस देशाटन का, देशाटन दूर दूर देश विदेश घुमाने का काम करते हैं। लेकिन उसका उद्देश्य होता है कि वह जहां भी जाए एक खोज करके लाए, एक अन्वेषण करे, एक रिसर्च करे, वह समझे, ज्ञान को अर्जित करे। अलग अलग जगह जाएगा, अलग अलग मंदिरों को देखेगा, अलग अलग भवनों को देखेगा। पुराने समय के जो इतिहास के में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं जो इतिहास में, उन सबको देखेगा। और उन जितने भी किले महल हैं उनको देखने के बाद में वह उनको नोट करेगा, उनका विश्लेषण करेगा। तो वह घूमेगा जरूर, लेकिन वह घूमेगा किस लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए। देशाटन करेगा ज्ञान अर्जित करने के लिए, ताकि वह अलग अलग जगह से ज्ञान प्राप्त कर सके। यह उसका उद्देश्य होगा। तो ये हमने कर्क राशि के देख लिए, जिसमें पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा ये नक्षत्र आते हैं। और ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो, ये
अक्षर इसमें उपयोग में होते हैं। तो जहां भी ये दिखें समझ जाइए वह कर्क राशि है, और कर्क राशि के व्यक्ति को आसानी से आप उसके स्वभाव को पहचान सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम महत्वपूर्ण जो कर्क राशि में कैसे पहचाने कि ये कर्क राशि है। कुंडली आपके सामने रखी हुई है, आपकी खुद की कुंडली हो या आपके परिवारजन में किसी की भी कुंडली हो, आप जन्मांक चक्र खोलिए और वहां देखिए कि जहां पर भी इन 12 खानों में से कहीं पर भी, ये जो 12 खाने हैं, ये जो 12 खाने हैं, इन 12 खानों के अंदर कहीं भी 4 लिखा हो और उस 4 के पास में चंद्रमा हो, तो आप ये समझिए कि वही क्या होती है, राशि होती है। जैसे कि यहाँ पर 4 लिखा है और यहाँ पर चंद्रमा है, तो ये कौन सी राशि हो गई, तो ये कर्क राशि होगी। तो राशि में और लग्न में यही अंतर है कि जो पहले घर में 4 लिखा होगा तो वह लग्न है, और वहां चंद्रमा भी है तो राशि भी है। लेकिन चंद्रमा अगर नहीं है और पहले घर में खाली 4 लिखा हुआ है तो उसका अर्थ है कि वह कर्क लग्न है। लेकिन 12 खानों में यदि कहीं पर भी 4 लिखा है और वहां चंद्रमा बैठे हैं तो उसका अर्थ है कि वह कर्क राशि है। देखिए कर्क राशि में जो इसका प्रतीक होता है वह होता है केकड़ा। तो केकड़ा एक जलीय जीव है, और जो केकड़ा होता है उसके बहुत ज्यादा पंजे होते हैं, वह जकड़ लेता है, किसी भी वस्तु को जकड़ ले तो वह चाहे पंजे टूट जाए उस वस्तु को नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर ये इसका प्रतीक है। और स्वामी आते हैं, आगे हम बात करेंगे इसके स्वभाव की। और देखिए यहाँ पर स्वामी आते हैं इसके जो चंद्रमा होते हैं, मन के कारक होते हैं, और बहुत ही जल्दी अपना जो चंद्रमा है बहुत जल्दी जो नक्षत्र है उनमें बदलते चलते हैं। तो इसलिए चंद्रमा बहुत ही ज्यादा ही सक्रिय रहते हैं, तो मन बदलता रहता है इसी व्यक्ति इस तरह से। राशि सम है, चर राशि है, जाति राशि की स्त्री संज्ञक राशि है, वर्ण इसका ब्राह्मण माना गया है, दिशा इसकी उत्तर की है, और ये राशि रात्रि में बलवान होती है, कर्क राशि। अब देखिए यहाँ पर हम इसको समझ चुके हैं, जो इसकी विशेषताएं हैं उनको समझ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कर्क लग्न को, राशि समझ चुके, अब लग्न को समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर कर्क लग्न को अगर देखें तो ये 4थे नंबर की राशि होती है, कर्क लग्न 4थे नंबर की राशि होती है। और यहाँ पर देखिए जब भी मैंने आपको बताया, जब भी पहले खाना, जो पहला खाना है इन 12 खानों में से, इसको हम लग्न भाव बोलते हैं, तनु भाव बोलते हैं, लग्न भाव बोलते हैं। पहला जो घर होता है इसको शरीर का, और इस पूरा इसी से हम देखते हैं स्वभाव, शरीर, सब कुछ व्यक्ति का, जिसकी कुंडली देख रहे हैं। और यहाँ ये लग्न है, तो यहाँ पर जो भी अक्षर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि यह कौन सा है, ये कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न की कुंडली में कौन से ग्रह पाप फल देने वाले होते हैं, कौन से कारक, कौन से इसमें जो राजयोग कारक होते हैं, कौन से शुभ फलदाता होते हैं, कौन से ग्रह यहाँ पर अल्प शुभ फलदाता या अल्प पाप फलदाता होते हैं, इन सभी के बारे में समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले पाप फलदाता ग्रह देखते हैं, जिसमें यहाँ आते हैं बुध। यहाँ पर कौन आ जाते हैं, बुध आ जाते हैं। और देखिए बुध पाप फलदाता हैं, कैसे कैसे हैं पाप फलदाता। यहाँ आप देखिए कि बुध एक तो कौन सा भाव, एक तो ये जहां 3 है, यहाँ इस भाव के मालिक 3 का अर्थ हो गया मेष वृष मिथुन, मिथुन राशि के स्वामी हो गए। दूसरे ये तीसरा भाव तृतीयेश, तो ये दोनों ही भाव क्या हैं, ये दोनों ही भाव पाप भाव हैं, पाप भाव के स्वामी हो गए। तो तृतीयेश और व्ययेश होने की वजह से ये पाप फलदाता बनते हैं इस कुंडली में। वहीं देखिए शनि को देख लेते हैं। शनि क्या है, 8वें भाव के स्वामी है, अष्टमेश हो गए, और सप्तमेश भी है। तो सप्तमेश भी मारक भाव है, अष्टमेश भी, तो ये यहाँ पर सप्तम अष्टम के स्वामी होने की वजह से ये शनि इस कुंडली में मार्केश हो जाते हैं। सप्तमेश हैं लेकिन मार्केश हो जाते हैं। अब देखिए जब भी, एक नियम है कि जब भी कोई ग्रह सप्तम और अष्टम दोनों का स्वामी हो, तो क्योंकि उसमें अष्टम के गुण है, इसलिए ऐसा जो ग्रह है, प्लेनेट है, वो क्या करेगा, वह जो सप्तम भाव में की होने वाली जो गतिविधि हैं, जैसे विवाह आदि हैं, तो उनमें वह क्या करेगा, देरी कराने का काम करेगा। इसी वजह से जो कर्क लग्न के लोग हैं उनके विवाह में देरी आपको देखने को अधिक मिलेगी। देखिए बाकी निर्भर करता है कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है उसके आधार पर।
देखिए यहाँ पर अल्प पाप फल दाता या शुभ फल दाता हम कह सकते हैं शुक्र को, क्योंकि शुक्र लाभेश भी है और लाभेश को जो लाभ भाव स्थान होता है, जो एकादश भाव होता है, इसको लाभ भाव भी कहते हैं। तो ये एकादश भाव या आय भाव भी इसको कहा जाता है। यहाँ के जो स्वामी हैं, 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है वृषभ लग्न, वृषभ राशि है ये, और वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। तो इस वजह से ये शुक्र यहाँ पर लाभेश हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये लाभेश है, साथ ही साथ सुखेश। सुखेश का अर्थ होता है कि जो चौथा घर होता है, इस चौथे घर का जो भी, क्योंकि भूमि भवन वाहन माता आदि का जो सुख देखा जाएगा वो चौथे भाव से देखा जाता है। और यहाँ पर 7 लिखा है, 7 का अर्थ हो गया कि तुला राशि, 7वें नंबर की राशि तुला राशि। तो तुला राशि इस भाव के कौन है, स्वामी है, और तुला राशि के स्वामी कौन है, वह शुक्र है। तो ये शुक्र सुखेश हो गए, तो सुखेश सुख देने वाले, तो यहाँ ये अच्छे हो गए। तो इस वजह से यहाँ पर ये अल्प लाभेश है। तो पापी तो हैं, पापी तो हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ पाप फल देंगे, शुभ फल भी ये देते हैं। ये जैसा ग्रह इनके साथ में होगा उसके आधार पर अपने फल में परिवर्तन करते दिखेंगे। अब देखिए आगे आते हैं, अब देखते हैं मंगल को। यहां पर अब देखेंगे हम मंगल को। देखिए यहाँ पर चंद्रमा को देखते हैं सबसे पहले। चंद्रमा लग्नेश है, लग्नेश का अर्थ हो गया इस भाव के स्वामी है, पहले भाव के स्वामी। तो यहाँ पर चंद्रमा है, तो चंद्रमा लग्नेश होने की वजह से ये शुभ फलदाता होते हैं। बाकी चंद्रमा की स्थिति जहां भी बैठेंगे, क्योंकि लग्नेश जहां पर भी बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। लग्नेश जहां भी बैठेंगे उस भाव की वृद्धि करेंगे। अब ये चंद्रमा यहाँ पर क्या है, लग्नेश हो जाते हैं, तो ये शुभ फलदाता होते हैं, शुभ फलदाता होते हैं। बाकी क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ही ज्यादा शुभ ग्रह है, और यहाँ पर इन पर एक तरह से मानिए चंद्रमा एक दूध है, और दूध पर किसी भी तरह का कोई रंग आप चढ़ाओगे तो चढ़ जाएगा। तो चंद्रमा उसी के आधार पर फल देते हैं जैसा उनके साथ में ग्रह होता है। तो ये शुभ फलदाता ग्रह है वैसे। और मंगल इसमें पंचमेश और कर्मेश होने की वजह से, कर्क लग्न की कुंडली में मंगल क्या हो गए, पंचमेश हो गए। 5 पंचमेश कैसे हो गए, जब हम लग्न से गिनेंगे तो 5वां भाव ये बैठेगा, और यहाँ लिखा हुआ है 8 का अर्थ हो गया वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि के स्वामी हो गए। वहीं हम जब 10 तक गिनेंगे लग्न से तो 10वां भाव बैठेगा, ये यहाँ लिखा हुआ है। एक का अर्थ हो गया मेष राशि, और मेष राशि के स्वामी भी मंगल। तो यहाँ पर ये इस भाव को हम त्रिकोण भी कहते हैं, जो 5वां भाव हो गया और 12वां भाव हो गया, ये त्रिकोण भाव, और एक लग्न भाव, ये त्रिकोण भाव हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये पंचम भाव और जो कर्म भाव है उस भाव के स्वामी होने की वजह से मंगल इस कुंडली में सर्वाधिक योग कारक ग्रह और राजयोग कारक ग्रह भी बनते हैं। तो यहाँ पर मंगल यदि किसी गलत स्थान पर बैठे हैं, 6, 8, 12 में से बैठे हैं, तो उसको इनका जाप करना चाहिए, इनको शुभता लानी चाहिए, क्योंकि यही जितने शुभ होंगे उस व्यक्ति के दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदलने का काम करेंगे। अब देखिए गुरु यहाँ पर गुरु की स्थिति को देखना होगा। गुरु भाग्येश भी है और षष्ठेश भी है। तो भाग्येश ये 12वें भाव के जो 12 लिखा हुआ है, इसका अर्थ हो गया मीन राशि, और ये 9वां भाव है, लग्न से गिनेंगे तो 9वां भाव है। तो 9वें भाव के स्वामी हैं कौन, गुरु, क्योंकि मीन राशि होती है, मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरु। तो यहाँ पर ये गुरु इसके क्या हो जाते हैं, भाग्येश हो जाते हैं। वहीं ये जहाँ 9 लिखा हुआ है, इसका अर्थ हो गया ये धनु राशि है, और ये जब लग्न से हम गिरेंगे तो ये कौन सा भाव बैठेगा, 6वां भाव बैठेगा। तो इसको सृष्टेश भी हो गए, तो बृहस्पति सृष्टेश भी हो गए, रोग ऋण शत्रु भाव के भी स्वामी हो गए, और धर्म कर्म और भाग्य के भाव के भी ये स्वामी हो जाते हैं, धर्म के और भाग्य भाव के स्वामी भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये गुरु भी कैसा फल देंगे, क्योंकि शुभ ग्रह हैं इसलिए शुभता अधिक होगी, लेकिन हाँ बीमार, क्योंकि रोग ऋण शत्रु के हैं तो उस तरह की स्थिति भी आएगी, लेकिन वहां से निकालने का काम भी गुरु करेंगे। आगे हम जब विश्लेषण करेंगे कुंडलियों के आधार पर तो ये पूरी जानकारी आपको स्पष्ट होती चली जाएगी। वैसे आपको ये समझना है कि कौन पाप फलदाता है और कौन इस कुंडली में शुभ फलदाता है, कौन राजयोग दे सकते हैं और कौन, तो उन ग्रहों की स्थिति को देखकर आप उस व्यक्ति का फलादेश आसानी से कर सकते हो। चलिए यहाँ पर जो पाराशर ऋषि कहते हैं कि कर्क लग्न की कुंडली में शनि मार्केश हो जाते हैं, और चंद्रमा आदि जो ग्रह हैं वो साहचर्य के आधार पर फल प्रदान करते हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि शनि तो मार्केश हो गए, तो शनि अशुभ फल देंगे, मार्केश है तो अशुभता ज्यादा आएगी इसमें। लेकिन जो अन्य ग्रह हैं, अन्य
ग्रह जैसे कि चंद्रमा आदि हैं, तो उनके साथ जिस प्रकार के ग्रह बैठे हुए हैं, उनके ऊपर किस प्रकार की दृष्टि है, उनका बल कितना है, षड बल में क्या है, इन सभी को देखते हुए वह उसके आधार पर ही फल प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये समझा। अब हम ये समझेंगे कि कर्क लग्न का व्यक्ति जो होगा, कर्क लग्न का व्यक्ति वह देखने में कैसा होगा, किस तरह के उसके हाव भाव होंगे। देखिए, जो कर्क लग्न का व्यक्ति होता है वह जातक बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ बुद्धि वाला होता है, दिमाग बहुत तेज होता है उसका, और पानी के साथ में उसका कुछ अलग ही रिलेशन होता है। पानी देखते उसको नौकायन करने का, जैसे कि स्ट्रीम वगैरह से स्ट्रीमर वगैरह को उपयोग में लाते हैं, कामुक प्रवृत्ति का होगा, और कोई उसकी सहायता करेगा तो उसे भूलेगा नहीं, उसका हमेशा एहसानमंद भी रहेगा। तो कर्क लग्न, ऐसे व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर जो गुरु हैं वे भाग्येश हैं, धर्म के भाव के स्वामी भी हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ज्योतिषी भी बनते हैं। ऐसे व्यक्ति में कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी के प्रति बहुत रुझान होता है, और ऐसे व्यक्ति ज्योतिषी मतलब एस्ट्रोलॉजर, अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। साथ ही साथ सुगंध के प्रति उनकी एक विशेष रुचि होती है, उन्हें सुगंध दित वातावरण बहुत ज्यादा अधिक प्रिय होता है। भोगी प्रवृत्ति के भी होते हैं, शान शौकत दिखाना उनको बहुत अच्छा लगता है, वो शान शौकत से रहना पसंद करते हैं, और कहीं ना कहीं अस्थिरता भी उनके मन में होती है, और चंचल स्वभाव उनका होता है, क्योंकि चंद्रमा है तो चंचल स्वभाव होगा ही होगा। जो कई प्रकार से आप देखोगे उनको, तो एक उत्कृष्ट आदर्शवादी व्यक्तित्व उनके अंदर आपको मिलेगा, निष्ठावान होते हैं ऐसे व्यक्ति, और सबसे बड़ी बात कि ऐसे व्यक्ति अपने पत्नी, पुत्र और माता, इन तीनों के भक्त होते हैं। तो मातृभक्ति में से भरे रहेंगे, और ऐसे व्यक्ति का जो भी रिलेशन होगा, जो रिश्ता होगा, वह वो उस रिश्ते को कभी छोड़ने वालों में से नहीं होते। हमेशा ये मानकर चलते हैं कि जिसके साथ भी उनका रिलेशन है वह हमेशा बना रहे, वह उसको छोड़ना नहीं चाहते। जैसे केकड़ा होता है, वह किसी वस्तु को अगर पंजे में पकड़ ले तो उसको छोड़ता नहीं, चाहे पंजे टूट जाए। उसी प्रकार की प्रवृत्ति इनमें भी मिलती है। ऐसे लोगों के जो प्रेम आदि होते हैं, तो प्रेम प्रसंग होते हैं, तो वहां उससे वे चिपके रहते हैं, भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, बहुत ही ज्यादा एकाग्र होते हैं, धैर्य का गुण उनके अंदर होता है, बहुत धैर्यवान होते हैं। लेकिन उनका मूड बहुत जल्दी बदलता है, ये भी आपको ध्यान रखना। कर्क लग्न की कुंडली जिनकी भी है, उनका मूड बहुत जल्दी बदलता है। आज थोड़ी देर में खुश हैं, थोड़ी देर में दुखी हो गए, थोड़ी देर में मन कुछ और हुआ, कुछ देर बाद आपको कुछ और मन मिलेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा इस लग्न के स्वामी होते हैं, लग्नेश चंद्रमा है, इसलिए मन तो बदलेगा ही। लेकिन क्योंकि चंद्रमा कल्पना भी है, तो उनके अंदर कल्पना शक्ति आ जाती है, स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है उनकी, ये बात ध्यान रखिए आप, स्मरण शक्ति तीव्र होती है। और साथ ही साथ जो उनके मित्र वगैरह होते हैं उनके साथ में वे हमेशा जुड़े रहते हैं। और कर्क लग्न वालों के लिए एक विशेष बात यह है कि जो लोग अनजान होते हैं, ऐसे लोग भी कर्क लग्न वालों की सहायता कर देते हैं। लेकिन ऐसे लोग अधिकतर जल्दी से धन कमाने की इच्छा की वजह से जो सट्टी आदि में लगते हैं, तो वहां उनको नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उनको नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही सहनशील होते हैं, लेकिन यदि कोई गलत प्रकार से उन पर अपनी बात थोपने का प्रयास करेगा तो वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप उनको जबरदस्ती कुछ नहीं करा सकते। आप कर्क लग्न के जो व्यक्ति है, आप उसको प्रेम से तो उससे करा सकते हो, लेकिन यदि आप उससे जबरदस्ती कहोगे, किसी दबाव में उससे कोई कार्य कराने की का प्रयास करोगे, तो ऐसा व्यक्ति बिल्कुल नहीं करेगा। प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसी स्थिति कर्क लग्न वालों की होती है। भगवान राम की भी कर्क लग्न की कुंडली थी, आपको ये ध्यान होगा। तो वहां ऐसे व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं कि प्राण जाएंगे लेकिन वचन नहीं जाने चाहिए, और जबरदस्ती आप उस व्यक्ति से कोई कार्य नहीं करा सकते प्रेम से, कि वह वशीभूत हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखिए। ये एक बहुत अच्छे मनोविशेषज्ञ भी होते हैं, क्योंकि मन का स्वामी चंद्रमा, और ये मन को पढ़ना बहुत अच्छे से जानते हैं। कोई व्यक्ति इनके पास में आया, उसका ये मन पढ़ देंगे। गुप्त विद्याओं में भी प्रवीण होते हैं, क्योंकि चंद्रमा है, गुप्त विद्याओं में भी ये प्रवीण होगा। और शनि, क्योंकि शनि इसमें अष्टमेश है, तो यहाँ पर यह उस व्यक्ति को गुप्त विद्याओं को से भी जोड़ने का काम करते हैं। तो जैसे तंत्र मंत्र यंत्र, ऐसे व्यक्ति इसमें भी थोड़ा सा जानते हैं, इसकी तरफ उनका झुकाव होता है। कर्क लग्न के व्यक्ति जो होते हैं बड़े बड़े सपने देखते हैं, और
इस वजह से ये शेयर मार्केट और सट्टे आदि में हानि भी उठा लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये उस तरफ अगर बढ़ जाते हैं तो वहाँ उन्हें नुकसान होता है, अधिक फायदा नहीं होता। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को जो अन्वेषक हैं, खोज हैं, भूमि या खानों का विस्तार है, क्योंकि यहाँ पर मंगल क्या है, मंगल राजयोग कारक हैं, तो मंगल से संबंधित कार्य ऐसे व्यक्तियों के लिए शुभ होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति मंगल से संबंधित, क्योंकि कर्मेश कौन है, मंगल है, तो मंगल की स्थिति वैसे डिपेंड करेगा मंगल की स्थिति पर, लेकिन सामान्य रूप से हम देखें तो यहाँ पर मंगल क्या होते हैं, मंगल व्यक्ति के कर्मेश होते हैं। तो मंगल से संबंधित कार्य ऐसे व्यक्तियों को बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ रहते हैं। जैसे अग्नि से रेस्टोरेंट का काम हो गया, जैसे भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य हो गए, जैसे कि प्रॉपर्टी का काम हो गया, ठेकेदारी का काम हो गया। तो ऐसे कार्य ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं, शुभ होते हैं। ये हमको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो ये था कर्क लग्न की कुंडली और कर्क राशि के बारे में पूरा विश्लेषण। आशा करता हूं आपको ये पूरा विश्लेषण बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जहां तक आप अब अपने परिवारजनों की कुंडली देख सकते हो और जन्मांक चक्र को, लग्न चार्ट को देख सकते हो, और उसमें आप देख सकते हो कि किसकी कौन सी राशि है, कौन सा लग्न है। और जब अगर इन 4 राशियों के बीच में आपकी कोई राशि आती है तो आप उसमें देख लीजिए और बताइए कमेंट करके कि कौन सा लग्न है और क्या स्थिति में ग्रह बैठे हुए हैं। साथ ही साथ आगे अगर अभी तक नहीं आई है तो आप ये भी लिखें कौन सी आपकी राशि है और कौन सा लग्न है जो बच गया है। उसके बारे में भी जल्दी ही हम विश्लेषण आपको बताएंगे। नेक्स्ट जो रहेगा वह सिंह राशि और सिंह लग्न रहेगा। तो सिंह राशि और सिंह लग्न वाले तैयार रहें, नेक्स्ट क्लास उन्हीं के बारे में होगी, पार्ट 11। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।